हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के अंदर हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था और उसमें हमने डी ब्लॉक में कौन कौन से आपकी एलिमेंट्स होते हैं 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, उन एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा था। और इसके अलावा हमने आपके जो वेरिएशन होता है आपका एटॉमिक रेडियाई का लेफ़्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, वो भी हमने देख लिया था कि कैसे लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर आपकी एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज होती है, उसके बाद कांस्टेंट होती है और बाद में इंक्रीज होती है। ठीक है। और टॉप टू बॉटम मूव करने पे क्या होता है? टॉप टू बॉटम मूव करने पर 3D से 4D में तो आपकी एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, बट 4D से 5D में लेंथन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी देख लिया था और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि कैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपकी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कि आपके जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। लेकिन जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके डी ब्लॉक के, सभी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोला जाता है। ठीक है ना। कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि क्यों उन्हें ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं बोला जाता है। देखिए, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है? आपकी ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है, टॉपिक नहीं है। ठीक है ना। ये जैसे जनरल इंफॉर्मेशन की वजह से इंफॉर्मेशन है कि क्यों हम कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं और बाकी को नहीं बोलते हैं। तो ठीक है ना। तो ट्रांजिशन मेटल उन एलिमेंट को बोला जाता है जिनमें एक कंडीशन फुलफिल होती है। क्या कंडीशन होती है? कि उनके n-1 डी सब शेल में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n-1 डी सब शेल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या तो इनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर इनकी एक्साइटेड स्टेट में, मतलब जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें। ठीक है ना। n-1 डी सब शेल शुड हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। देखिए, एग्जांपल करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्कैंडियम की अगर हम बात करें, स्कैंडियम 21 इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d1 4s2। इसका अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो 3d में आपके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका अनपेयर्ड है। क्लियर है? इसका मतलब इसे हम बोलेंगे आपके ट्रांजिशन मेटल। ठीक है। ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांजिशन करने में काम में आ सकता है। ठीक है ना। इसीलिए हम इसे ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम केस देखें इसकी आयरन का देते हैं। आयरन 26 3d6 4s2। क्लियर है? इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। डी के अंदर आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में ही है, तो आगे एक्साइटेड स्टेट में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ग्राउंड स्टेट में मिल रहे हैं, या तो ग्राउंड में मिले या मोस्ट कॉमन में मिलते हैं, तो आपके वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं। यहाँ पे दोनों में ग्राउंड स्टेट में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी आपकी किस कैटेगरी में आएगा? ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में। आगे हम देखते हैं कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर 29 3d10 4s1। क्लियर? ग्राउंड स्टेट में आपके डी में आपका एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, सब क्या है? पेयर्ड है।
क्लियर है। अब चलते हैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में। इसकी दो एक्साइटेड स्टेट होती है, Cu प्लस और Cu2 प्लस, जो आपकी मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन में अपने को देखना है। Cu प्लस में होगा 3d10 4s 0, एस से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। Cu2 प्लस में क्या होगा 3d9 4s 0, मतलब यहाँ पे Cu2 प्लस में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसमें तो आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो आपका फिर से सेम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे Cu2 प्लस में यहाँ लोचा हो गया, क्या हो गया कि यहाँ पे आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिशन मेटल ही है। ठीक है, जिंक की बात करते हैं हम। किसकी? जिंक। 3d10 4s2, इसकी ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है और सब के सब क्या है आपके? पेयर है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। ठीक है ना, Zn2 प्लस, केवल एक ही ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। ठीक है, 3d10 4s 0, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। आपके 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंप्लीटली क्या है? पेयर्ड है। इसका मतलब जिंक जो है आपका नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्या है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ये ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? आपको देखना है जो कोई भी एलिमेंट है उसका ग्राउंड स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, या फिर उसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन में काम आ सकता है, इसलिए वो ट्रांजिशन मेटल होगा। जो आपका एलिमेंट जिसकी ना तो ग्राउंड स्टेट में और ना ही एक्साइटेड स्टेट में, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो आपके ट्रांजिशन में काम आ ही नहीं सकता। इसका मतलब वो क्या है? आपका नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो आपके जिंक और इसके नीचे आता है कैडमियम और उसके नीचे आता है Hg। जिंक, कैडमियम, Hg, तीन जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके वो सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलो या फिर ट्रांजिशन मेटल बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? तो आप यहाँ पॉइंट बना के लिख भी सकते हो। ठीक है ना, these are the elements, these are the metals or elements in which n-1 d subshell is incompletely filled in their ground state or in most common oxidation state। उन्हें ही हम क्या बोलेंगे? आपके ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जिंक, कैडमियम, Hg आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स, ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑल ट्रांजिशन मेटल्स जितने भी हैं इनको छोड़ के, ठीक है ना, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल
होते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं all transition elements or transition metals are d block metals but all d block metals are not transition metals। मतलब जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है ना, वो तो डी ब्लॉक में आते हैं, पर डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये एक अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ट्रांजिशन मेटल्स कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। फिर हम आपकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग, या जिसको हम बोल सकते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आपके मेटेलिक बॉन्डिंग से ही कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आपके थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, दो तो हमने कर ली थी लास्ट टाइम भी, ठीक है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। या फिर इसे आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर डी ब्लॉक के मेटल्स की अगर मेटेलिक बॉन्डिंग देखा जाए तो वो एस ब्लॉक के मेटल से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं हमने पहले ही पढ़ लिया है, क्या होते हैं, एक तो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, ईजिली नाइफ से उनको काटा जा सकता है, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना, मेलिएबल होते हैं, मतलब उनकी जो टेंडेंसी होती है, स्ट्रेंथ होती है मेटेलिक बॉन्ड की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ही हम ये लिख सकते हैं कि आपके जो एस ब्लॉक की मेटेलिक बॉन्डिंग है, एस ब्लॉक एलिमेंट या फिर एस ब्लॉक मेटल्स की जो आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी, लेस देन होती है, वेरी वेरी लेस देन, मतलब उससे और ज़्यादा कम होती है, ठीक है ना, आपके डी ब्लॉक की मेटल से मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। ये चीज़ आपको एक तो ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ऐसा होता क्यों है, होती तो है, चलो पता पड़ी हमें, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सोडियम को हम नाइफ से काट सकते हैं और आयरन को नाइफ से नहीं काट सकते, ठीक है, ये तो हमें पता है, देख लिया हमने। बट ऐसा होता क्यों है, देखिए रीज़न क्या रहता है, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट में जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं वो आपके उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके एनएस ऑर्बिटल से करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके डी ब्लॉक में जो मेटल पार्टिसिपेट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे आपके मेटेलिक बॉन्डिंग में, वो एक तो एनएस से तो करेंगे ही, इसके अलावा n-1 डी सबशेल, उससे भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग से, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ जितने बॉन्ड्स ज़्यादा बनेंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उतने ही आपके मेटेलिक बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। या हम कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही वो नंबर ऑफ आपके मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा बनाएंगे, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेटेलिक कैरेक्टर अगर ज़्यादा हुआ तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, आपके ज़्यादा होंगे। सिंपल रीजन है आपका, ठीक है ना। आप क्या लिख सकते हो, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स दी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग is from ns and n-1 d subshell,
और मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ कि NS और N-1D की जो आपकी एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। इसलिए आपके NS के साथ साथ N-1D के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो भी आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, ठीक है। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज फ्रॉम NS एंड N-1D सबशेल, ठीक है। सो एज number of unpaired electron increases, unpaired electron increases, the tendency to form metallic bonding increases, क्योंकि जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही आपके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक बॉन्डिंग आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। आपके देखिए स्कैंडियम होता है, ठीक है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इनमें अगर हम देखें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, इसका होता है 3d5 4s1। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद सब में उससे कम ही रहेंगे। यहाँ पे क्या आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 तो डी वाले और एक एस वाला, 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं साथ ही साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए एक आपका एलिमेंट होता है टंगस्टन, ठीक है ना, उसकी मेटेलिक जो बॉन्डिंग होती है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टंगस्टन क्योंकि इसी के नीचे आता है, क्रोमियम के नीचे मोलिब्डेनम और फिर आता है आपका टंगस्टन, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ड्यू टू दिस मेटेलिक बॉन्डिंग टंगस्टन W, ठीक है, हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग and have हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इस वजह से क्या हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि मेटेलिक बॉन्डिंग है, ठीक है। इसके जरिए आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को भी बता सकते हो, जैसे आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, उसको भी आप इससे कंपेयर कर सकते हो आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग से। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है कि 1 मोल एटम को आपको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एनर्जी देनी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब आपको सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। सॉलिड है, सॉलिड में मतलब मेटल है, मेटल में आपके मेटेलिक बॉन्ड होंगे। तो मेटेलिक बॉन्ड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उनको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी उतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब जिसमें मेटेलिक बॉन्ड ज़्यादा है उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। वो प्रॉपर्टी भी हम इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको वो प्रॉपर्टी भी लिखा देता हूँ। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। देखिए अब हम पढ़ते हैं आपके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। वो हम इसी से मेटेलिक कैरेक्टर से ही डिस्क्राइब कर सकते हैं, आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये टर्म वैसे आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हो क्लास 11th में, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, आपको एम जो आपका मेटल है, ठीक है, सॉलिड, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। तो जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of a substance, 1 mole of a substance to its gaseous state, to its gaseous आयंस बोल दीजिए आप, या गैसियस एटम्स, ठीक है। सॉलिड को आप में गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole ऑफ ए सब्सटेंस टू इट्स गैसियस एटम इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अब सॉलिड है, वही मैंने जो आपको बताया, मतलब मेटेलिक बॉन्ड जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उनको ब्रेक करके उसको गैस में कन्वर्ट करना है, तो आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हम कह सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। क्लियर है। रीजन क्या है आपका, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। क्लियर है। इस टॉपिक को नोट कीजिए आप। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी स्टेबल होती है आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आपकी स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और वो स्टेबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो उनके पीछे रीज़न क्या है आपका, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा आपका, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीज की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। Mn आपका मैग्नीज आपका +2 से +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है ना। इसके बहुत सारे आपके कंपाउंड अगर आप देखोगे तो MnO4- या फिर Mn2O7 2-, ठीक है। इसके अलावा MnF4 रहता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देखो Cr2O7 2-, क्रोमियम के आयन होते हैं CrO4 2-, ठीक है ना। तो होता क्या है, देखिए अगर आप देखोगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स, तो आपको जो मेटल्स मिलेंगे वो अधिकतर या मैक्सिमम आप कहिए केवल और केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगे, उनके साथ ही उनकी बॉन्डिंग होती है। रीजन, एक तो दोनों की फ्लोरीन जो है सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आपका एलिमेंट है, और उसके बाद नंबर आता है आपका ऑक्सीजन का, ठीक है। और इसके अलावा ऑक्सीजन की एक टेंडेंसी और होती है, वो क्या होती है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करके वो सामने वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है। इसलिए ये जो दो प्रॉपर्टी है, इस वजह से आपके जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी आपकी स्टेबल हो जाती है, और आपको मैक्सिमम कंपाउंड किसके साथ मिलेंगे, ऑक्सीजन और आपके फ्लोरीन के साथ ही मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको ऑक्सीजन के साथ ही मिलेंगे, ठीक है ना।
तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। रीजन सेम, दो ही रीजन है आपके। फर्स्ट क्या रीजन है, एक तो फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। दूसरा ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है, डबल बॉन्ड को फॉर्म करके सामने वाले एटम को स्टेबलाइज करने की। इस वजह से आपके जो मेटल्स होते हैं इनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्या रहते हैं, आपके स्टेबल रहते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर आप रीजन लिखना चाहो, ठीक है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स many d block elements are stable in their higher oxidation state and they make or they form bond with oxygen and fluorine because oxygen and fluorine have very high electronegativity. ठीक है, so many d block elements are stable in their higher oxidation state and they form bond with oxygen and fluorine because oxygen and fluorine have very high electronegativity. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, many compounds are stabilized by oxygen due to its tendency to form multiple bonds. So many compounds are stabilized by oxygen due to its टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, जबकि फ्लोरीन की इतनी टेंडेंसी नहीं होती है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की, इसलिए उसके कंपाउंड्स क्या आपको कम ही मिलेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है ना, जैसे आप देखना चाहो MnO4 माइनस या फिर Mn2O7 2 माइनस, अगर आप देखो, ठीक है, अगर हम बात करें Mn2O7 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे Mn क्या है +6 में, ठीक है, 2 माइनस नहीं है। ठीक है ना, Mn2O7, ठीक है, यहाँ पे आपका +7 पे रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा +7। ठीक है, यहाँ पे भी आपका +7 है, यहाँ पे आपका +4 है। ठीक है, यहाँ पे आपका +6 है और यहाँ पे भी आपका क्रोमियम का +6 है। ठीक है, Mn2O7 Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड के साथ ये दोनों Mn ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो Mn की टेंडेंसी है डबल बॉन्ड फॉर्म करने की, मतलब Mn जो है आपका डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, लेकिन Mn की जो इसकी टेंडेंसी होती है मेटल की, ये फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। जो भी आपका मेटल है, Mn छोड़ो, जनरल फॉर्म में लेते हैं, कोई भी मेटल है तो उसकी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है, बट फ्लोरीन के साथ ये टेंडेंसी शो नहीं करता है वो। ठीक है ना, ये हो गया। आप ले लो आप Cr2O7 2 माइनस ले लो आप, Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, ये आपका Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये आपका O माइनस। ठीक है, O देन Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड O माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका Cr2O7। क्लियर है, तो ये टेंडेंसी होती है आपकी। यही रीज़न है आपका कि आपके ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है आपके
हायर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको भी क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं, उनके साथ आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर आपने देखा होगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर भी शो करते हैं। ठीक है, तो कलर कैसे शो करते हैं वो हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं आपका कलर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। ठीक है ना, तो उनके पीछे क्या रीज़न होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज आई थिंक 5th वन है, दैट इज कलर ऑफ कंपाउंड्स। कलर ऑफ कंपाउंड्स कि क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, देखिए जो मोस्ट ऑफ द रीजंस है आपका जो कलर शो करते हैं आपके कंपाउंड, वो होता है आपका डी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है ना, सो हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ डी ब्लॉक मेटल कंपाउंड्स शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, इस वजह से। अब ये होता क्या है डी ट्रांजिशन, देखते हैं। ठीक है, वैसे तो मेन टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपका चैप्टर होता है 12th का। ठीक है ना, उसका मेन टॉपिक होता है ये। ठीक है ना, वहाँ हम और इसमें डिटेल में पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यूज में आ रहा है। तो देखिए जब आपके पास कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है, डी आपके शेल में आपके, ठीक है ना, डी सब शेल में आपके कितने 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। जब कोई भी आपका लिगेंड वगैरह या कोई भी मेटल इसके साथ बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है ना, तो ये आपके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब ये बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब कोई लिगेंड आता है, मेटल आता है, इनसे बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, तो होता क्या है, ये जो आपके 5 ऑर्बिटल है ना, ये पहले तो क्या है एक ही लेवल पे रहते हैं, इनका सबका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम। लेकिन जैसे ही इनसे कोई बॉन्डिंग बनाने के लिए आता है तो ये क्या होते हैं, आपके 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ईजी, क्या होता है, ईजी। ठीक है, इनको हम और डिटेल में आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी केवल नाम याद रख लीजिए। तो ये आपके 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं T2G। ये T2G और ये आपका EG। ठीक है, मतलब एनर्जी जो हो गई क्या हो गई आपकी, अलग अलग हो गई। ठीक है, अब ये फील्ड कोई भी हो सकता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो गया या फिर आपका टेट्राहेड्रल फील्ड हो गया। ठीक है ना, किसी भी प्रेजेंस में ऐसा हो सकता है। अब मान लो होता क्या है कि जैसे आपके T2G में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सोर्स से, किसी भी सोर्स से ये आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करके ये आपका चला जाता है आपका ईजी में। कहाँ चला जाता है, ईजी में। क्लियर, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है हमेशा। ठीक है, वो क्या करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो आपकी एनर्जी जो होती है वो होती है एब्जॉर्ब। एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। ठीक है, अब जैसे ये वापस आएगा क्या होगी, एनर्जी इमिट। बिल्कुल करेक्ट, एनर्जी इमिट होगी। एनर्जी इमिट होगी, इसका मतलब क्या है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वेवलेंथ इमिट होगी। वेवलेंथ इमिट। ठीक है, और वेवलेंथ इमिट होगी तो इसका मतलब उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई कलर दिखेगा। वो कलर आपको तभी दिखेगा जब ये जो वेवलेंथ है आपकी, ये आपकी किस रेंज में हो, विजिबल रीजन की रेंज में हो, लगभग आपके
4000 से आपके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होनी चाहिए। मतलब विजिबल जो आपकी रेंज होती है उसमें होता है वेवलेंथ, तभी आपको कलर शो दिखाई देगा, अदरवाइज आपको कलर शो नहीं होगा। एनर्जी लिया, हायर स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में, दोबारा एनर्जी को क्या किया, इमिट किया, और उसके रेस्पेक्ट में कोई ना कोई वेवलेंथ इमिट होगी और उसके रेस्पेक्ट में हमें कलर शो दिखाई देगा। ठीक है ना। तो ये होता है डी ट्रांजिशन। इसमें हुआ क्या, ये भी आपका डी सबशेल था, ये डी था, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी डी है और ये भी डी है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इस डी से ऊपर वाले डी में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ में। ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे, डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी से डी के अंदर ही ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। ये हम और डिटेल में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ते हैं। ठीक है ना। ये होता है आपका डी ट्रांजिशन, और इस वजह से आपके जो मेटल्स के जो आपके कंपाउंड्स होते हैं डी ब्लॉक के, वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है। इसमें कभी कभी जरूरी नहीं कि आपके ये अनपेयर्ड ही हो। ठीक है ना। कभी कभी पेयर्ड भी आपके कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, तब आपको ये जो पेयरिंग एनर्जी, जो पेयर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक। तो हमें पेयरिंग एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तब ये पेयर ब्रेक होगा और उसके बाद फिर वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है ना। बट जनरली आपके मोस्ट ऑफ द टाइम जो कलर शो होते हैं वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के केस में होंगे। ठीक है। ये होता है आपका डी ट्रांजिशन। ठीक है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है ना। इसकी जो डिटेल है वो डिटेल क्या कहती है, हम कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक्स एनर्जी। ठीक है। टेक्स एनर्जी एंड टेक्स एनर्जी या एब्जॉर्ब एनर्जी लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड टू EG, हायर लेवल मीन्स आपका EG। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी आप यहाँ लिख सकते हो इन T2G। ठीक है। आपका लोअर लेवल। ठीक है। एंड गेट एक्साइटेड टू हायर लेवल एंड when it comes back it emits the energy in form of wavelength and if this wavelength comes in visible region, ठीक है, we can observe color in it। ठीक है। तो हमें आपका कलर शो होता है। ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन होता है आपके कलर शो करने का। ठीक है ना। इसका एक कलर कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। यहीं पे दिखा देता हूँ, या फिर ऐसा करो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना। उसके बारे में एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके। देखिए अब मैं आपको एक कलर का जो आपका साइकिल होता है, ठीक है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, कि हम कैसे कलर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो कौन से कलर में लाई करेगी। ठीक है ना, या कौन सा कलर शो करेगी। इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल। ठीक है। देखिए
होता कैसे है, ये आपके इस टाइप का रहेगा, ठीक है। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। वी आई को हटा दो, वी आई बी, आई को हटा दो, वी आई बी, जी वाई ओ आर, ठीक है। ये होता है आपका विबग्योर, इसको ध्यान रखना। मतलब आपका जब इलेक्ट्रॉन रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है, ठीक है, तो जब वो इमिट करेगा तब वो आपकी जस्ट सामने वाली अपोजिट, इस कॉम्प्लीमेंट्री साइकिल के अपोजिट वाला जो कलर है उस कलर की वेवलेंथ को इमिट करता है, ठीक है। अगर उसने ऑरेंज कलर को वेवलेंथ को एब्जॉर्व किया तो जब वो इमिट करेगा तब आपके ब्लू कलर की रेडिएशन को इमिट करेगा, ठीक है। अगर उसने येलो को एब्जॉर्व किया तो वॉयलेट को वो इमिट करेगा, ठीक है। या फिर मान लो इस रेंज में उसने कोई वेवलेंथ एब्जॉर्व की रेड और ऑरेंज में, ठीक है, तो वो इमिट किस रेंज में करेगा, आपका ब्लू और ग्रीन की रेंज में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। विबग्योर टाइप से आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर। देखिए अब हम क्या है कुछ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एक तो है KMnO4, ठीक है, एक होता है आपका K2Cr2O7, ठीक है। ये दो आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है आपकी +6, क्लियर। Mn का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर 25, 3d5 4s2, क्लियर है। Mn+7, Mn अगर +7 स्टेट में रहेगा आपके तो 3d0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सातों इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। क्रोमियम Cr, इसका क्या होता है 3d5 4s1, क्लियर। Cr+6 का अगर हम देखें तो 3d0, मतलब दोनों के पास d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी dd ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, तो dd ट्रांजिशन कैसे होगा। मतलब dd ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये आपका कलरलेस होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन होते नहीं है। अपने को पता है KMnO4 का कलर कौन सा होता है, पर्पल, ठीक है, और क्रोमियम का कलर क्या होता है आपका, ऑरेंज। तो ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ एक दूसरा फिनोमेना काम करता है, वो है आपका चार्ज ट्रांसफर वाला। कौन सा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। वो आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल, ठीक है, क्लियर। तो देखिए होता क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके होने चाहिए थे dd ट्रांजिशन के हिसाब से कलरलेस होना चाहिए था, बट होते क्या आपके पर्पल और ऑरेंज होते हैं। यहाँ पे फिनोमेना जो काम करता है वो आपके काम करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाला फिनोमेना, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है वो भी, ठीक है ना। हम क्या लिख सकते हैं, इन KMnO4 एंड K2Cr2O7 there is no electron in excited state of no d इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और वी कैन से इन KMnO4 and K2Cr2O7 color is shown by charge transfer spectra. Color is shown by charge transfer spectra.
नॉट बाय डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन से आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। किससे होता है? चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा से। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा क्या होता है देखिए, ये आपका MnO4 माइनस, ठीक है, K प्लस MnO4 माइनस आयन आपका एक्वस स्टेट में H2O रहेगा पास में, ठीक है, H2O के पास रहते हैं आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो होता क्या है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा में, आपके जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो मोमेंटली ट्रांसफ़र होते हैं आपके Mn के पास। कहाँ? MnO4 के पास आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मतलब आपका एक तरीके से चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, और इसी ट्रांसफ़र होने की वजह से आपका ये जो स्पीसीज़ होते हैं ये क्या शो करती हैं? कलर शो करती हैं। सेम टू सेम आपका Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे भी H2 है, ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन का मोमेंटली ट्रांसफ़र करता है K2Cr2 आपका Cr2O7 2 माइनस आयन को, ठीक है। इस वजह से भी आपका यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से, इलेक्ट्रॉन मतलब आपका चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, और इस चार्ज के ट्रांसफ़र होने की वजह से ही आपके ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, बाय नेम याद रखने हैं कि MnO4 पर्पल कलर का एंड K2Cr2O7 आपका ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई जो इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा आपके जो डी ट्रांजिशन से जो कलर शो होते हैं वो इंटेंस होते हैं। इंटेंस मतलब गहरे टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट ये भी आप नोट करके लिख सकते हो, कलर शोन बाय डी ट्रांजिशन आर वेरी इंटेंस, ठीक है ना। आपके लाइट कलर नहीं होते हैं, इंटेंस डार्क कलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो कलर शो होंगे आपके इंटेंस कलर होंगे, ठीक है, या तो ये डी ट्रांजिशन से हो या फिर आपके चार्ज ट्रांसफर से भी होंगे तो भी आपके इंटेंस ही होंगे, ठीक है ना, या फिर आपके चार्ज ट्रांसफर आर वेरी इंटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? ओके, एक बार इसे नोट कीजिए पॉज करके। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रांजिशन एलिमेंट से, ठीक है ना, कि कौन कौन से आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो जिंक, कैडमियम और Hg आपके ट्रांजिशन मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने मेटेलिक बॉन्डिंग देख ली थी, ठीक है, स्टेबिलिटी देखी थी हमने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए, ठीक है, और बाद में हमने देखा आपका ये जो कलर का शो करते हैं डी ब्लॉक के कंपाउंड, उनका क्या रीज़न है वो हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास कुछ इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ बाकी है अभी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।